हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है क्षार धातुओं के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, और इसमें हम सबसे पहला पार्ट आज देखेंगे भौतिक व आवर्ती गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप अपनी नोटबुक में जल्दी से ये वाली हेडिंग लिखो, क्षार धातुओं के गुणधर्म। सबसे पहले ये हेडिंग लिखो, क्षार धातुओं के गुणधर्म, और उसमें फिर नंबर 1 हेडिंग लिखो भौतिक व आवर्ती गुण। ये दोनों हेडिंग अपनी नोटबुक में लिख लो आप, क्षार धातुओं के गुणधर्म, और फिर लिखना है नंबर 1 पर भौतिक व आवर्ती गुण। लिख लो जल्दी से हेडिंग, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि क्षार धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं और कौन कौन से आवर्ती गुण हमें देखने को मिलते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है। एक तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करो, यदि आपको लगता है कि मैं आगे निकल चुका हूँ और आपने अभी नहीं लिखा है तो वीडियो को आप किसी भी समय पर पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो आज हमें बात करनी है क्षार धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में और आवर्ती गुणों के बारे में। एक एक पॉइंट को बहुत धीरे धीरे और आसानी से मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझते रहना और लिखते भी रहना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 पर भौतिक अवस्था की। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, आपको पता है ना क्षार धातुएं किसे कहते हैं? क्षार धातुएं फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये सब क्षार धातुएं हैं। और इनके भौतिक गुणों के बारे में और आवर्ती गुणों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी क्षार धातुएं हैं वे चांदी के समान होती हैं, सफ़ेद होती हैं, मुलायम होती हैं और हल्की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं चांदी के समान। चांदी तो पता है आपको सफ़ेद रंग की होती है, चांदी के समान, चांदी के समान सफ़ेद, कोमा मुलायम, चांदी के समान ही सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, तथा हल्की, और ये हल्की भी होती है, यानी इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था में आप ध्यान रखोगे कि जितनी भी क्षार धातुएं हैं वे चांदी के समान सफ़ेद हैं, मुलायम हैं यानी सॉफ्ट धातुएं हैं, और हल्की हैं यानी उनका घनत्व क्या है? कम है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये बहुत अधिक आघात वर्धनीय होती हैं। बहुत अधिक क्या होती हैं? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय उसे कहते हैं जिस पर चोट मारने से वो फैल जाता हो। आपको पता है ना कि धातुओं को यदि किसी कठोर आधार पर आप रखोगे और हथौड़े से उसके ऊपर चोट मारोगे तो धातु क्या होती है? फैलती चली जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं आघात वर्धनीय। बहुत अधिक आघात वर्धनीय व तन्य। तन्य कहते हैं जिसके तार खींचे जा सकते हो, उसे हम कहते हैं तन्य। तो जितनी भी क्षार धातुएं हैं
वे बहुत ज़्यादा आघात वर्धनीय हैं और तन्य हैं। क्षार धातुओं की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप यानी Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, हम इन सब की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी कैसी हैं? चांदी के समान सफ़ेद हैं, मुलायम हैं और हल्की हैं, बहुत अधिक आघात वर्धनीय हैं यानी चोट मारने पर बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और तन्य है यानी इनके तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरा हेडिंग लिखो आप, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब हम बात करेंगे परमाणु व आयनिक त्रिज्या की। थोड़ा मेरे साथ साथ भी लिखते रहा करो, और यदि आपको लगता है वीडियो का स्पीड स्लो है तो वीडियो के स्पीड को आप फास्ट कर लिया करो, आपके पास ऑप्शन आता है फास्ट करने का। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब यदि हम फर्स्ट ग्रुप के तत्वों की बात करें, क्षार धातुओं की, तो आपको पता है कि यदि ये आवर्त सारणी है तो इस आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को सबसे लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर रखा गया है। और यदि आप बाईं ओर से दाईं ओर को चलते हो किसी आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। आवर्त सारणी वाले यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि आवर्त सारणी में यदि आप इधर को चलोगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या भले ही उतनी हो। इधर को जाने से, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। और नाभिकीय आकर्षण बल जब बाहरी कक्षा पे बढ़ेगा तो साइज तो घटेगा ही, और साइज घटेगा इसका मतलब आवर्त सारणी में इधर को जाने से साइज घटता है। तो जो हमारे क्षार धातुएं हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में सबसे पहले यानी इधर लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं। यदि लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं तो और इधर को जाने से साइज घटता है, तो इसका मतलब यह है कि अपने आवर्त में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? क्षार धातुओं की होगी, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी। और आयनिक त्रिज्या भी इनकी ही सबसे बड़ी होगी। किसी भी आवर्त में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या और सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या किनकी होती हैं? क्षार धातुओं की, इसीलिए उन्हें सबसे लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हो किसी आवर्त में सबसे बड़ी होती हैं लिखते हैं, मतलब परमाणु त्रिज्या भी सबसे बड़ी होती है और आयनिक त्रिज्या भी सबसे बड़ी होती है। किसकी? क्षार धातुओं की, अपने आवर्त में। तो किसी भी आवर्त में देखोगे तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या और सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या किनकी होगी? क्षार धातुओं की होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना आपको, यदि मैं कहूं कि भाई लिथियम के पास कितनी कक्षाएं हैं तो आप कहोगे 2 कक्षाएं हैं, सोडियम के पास 3 हैं, पोटेशियम के पास 4 हैं, 5, 6, 7। तो यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो, ऐसे मान लो वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे आप, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ेंगी। परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, दोनों बढ़ती हैं। दोनों का मतलब तो पता है आपको, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ती हैं। अब क्यों बढ़ती हैं मैंने आपको बताया है क्यों बढ़ती हैं। आप लिख सकते हो क्योंकि क्यों बढ़ती हैं बताओ? क्योंकि क्या बढ़ता है? कक्षाओं की संख्या। क्योंकि कक्षाओं की संख्या, ये बातें मैंने आपको आवर्त सारणी वाले यूनिट में पढ़ा रखी हैं।
क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो यदि आप किसी भी आवर्त में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या या सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या देखोगे तो किसकी होगी? क्षार धातुओं की होगी, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी। उसके बाद तीसरे भौतिक गुण की बात करते हैं हम, कठोरता की। चलो कठोरता की बात करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही हेडिंग में लिखवाया है, देखो मुलायम क्या लिखवाया है? मुलायम, सॉफ्ट। और यहाँ हेडिंग है हमारी कठोरता। आपको ध्यान रखना कि ये सभी मुलायम होती हैं, ये सभी यानी क्षार धातुएं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ये सभी मुलायम होती हैं। जितनी भी क्षार धातुएं हैं, यानी ये तत्व जितने भी हैं, ये सभी कैसे होते हैं? मुलायम। धातुएं हैं इसलिए हमने लिखा है मुलायम होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ना, ऐसे कोई पूछे कि भाई लिथियम सबसे ज़्यादा मुलायम है या सीजियम है सबसे ज़्यादा मुलायम, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कठोरता घटेगी, यानी सीजियम ज़्यादा मुलायम होगा। इसका कारण यह है कि सीजियम का साइज बड़ा है और सहसंजक बल कम लगेगा यहाँ सीजियम में, जबकि लिथियम में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता क्या होती है? घटती है। तो यहाँ लिखते हैं, चलो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बताया मैंने? कठोरता क्या होती है? घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। यदि आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे जाओगे तो कठोरता क्या होगी? घटेगी, यानी ऊपर वाला एलिमेंट्स कम कठोर होगा, कम सॉफ्ट होगा या ज़्यादा कठोर होगा, और नीचे वाला तत्व ज़्यादा मुलायम होगा या कम कठोर होगा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। इसका कारण लिख लेना आप, क्योंकि सहसंजन ऊर्जा, कोहेसिव एनर्जी, सहसंजन ऊर्जा या बल भी कह सकते हो आप इसे, सहसंजन ऊर्जा या बल, सहसंजन ऊर्जा आकार बढ़ने पर घटती है। आकार बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। तो आपको पता है यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज यानी आकार यानी परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी, और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो सहसंजन ऊर्जा घटेगी। यहाँ कोमा लगा सकते हो आप, सहसंजन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, जिसके कारण ऊपर से नीचे यदि लिथियम और रुबिडियम की बात करें तो लिथियम से ज़्यादा सॉफ्ट कौन होगा? रुबिडियम ज़्यादा मुलायम होगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर, चौथा गुण हेडिंग लिख लो आप, घनत्व। घनत्व डेंसिटी। इनका घनत्व होता है बहुत कम, लिख लो आप, बहुत कम। क्षार धातुएं यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो इनका घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है और आज भी पढ़ा रहा हूँ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो घनत्व हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा? घनत्व हमेशा बढ़ेगा। तो ये कितने गुण हुए? 4। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण बताता हूँ फिर मैं। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि लिथियम का घनत्व ज़्यादा है या सीजियम का, तो आपको बताना है कि घनत्व ज़्यादा किसका है? सीजियम का है। घनत्व ज़्यादा किसका है? सीजियम का। ये जो क्षार धातुएं हैं ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ही तो हैं,
प्रथम वर्ग के तत्व हैं, इन्हें तो कहते हैं हम क्षार धातुएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वे प्रबल क्षार होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार, ठीक है, जैसे NaOH, KOH, इनके नाम तो आपने सुने होंगे कि ये क्या हैं, प्रबल क्षार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 हेडिंग लिख लो, गलनांक। नंबर 5 लिख लो, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक लिख लो आप हेडिंग, गलनांक व क्वथनांक, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, गलनांक व क्वथनांक इनके होते हैं बहुत कम, ठीक है। इसका कारण यह है कि आप कहोगे कि सर ये तो धातुएं हैं और इनमें तो धात्विक बंध बनना चाहिए, और धात्विक बंध तो मजबूत होता है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक तो ज़्यादा होने चाहिए। पर मैं कहूँगा कि हाँ, इनके बीच धात्विक बंध बनता है, पक्की बात है, इनके बीच बनता है धात्विक बंध, पर वो धात्विक बंध ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और वो ही मुक्त अवस्था में जा सकता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मिलेगी। नंबर 2, भाई धात्विक बंध के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दूसरा कारण यह है कि इनका साइज बड़ा है। भाई अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स यानी क्षार धातुओं को सबसे बाईं तरफ रखा गया है, इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो एक तो इनका आकार बड़ा है, और इनमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, इसलिए इनका जो धात्विक बंध होता है वो कमजोर होता है, और धात्विक बंध कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक क्या है, कम है। तो आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे गलनांक व क्वथनांक में बहुत कम, इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, भाई बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इनके पास जो अयुग्मित है, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा बड़े आकार के कारण, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा बड़े आकार के कारण, भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके पास केवल एक है, साइज इनका बड़ा है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करेगा परमाणु से बाहर निकल के कक्षाओं से। केवल एक को ऐसे लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा बड़े आकार के कारण इनमें बनने वाला कौन सा बंध बता रहा था मैं आपको, धात्विक बंध। इनमें बनने वाला धात्विक बंध कैसा होता है, कमजोर। धात्विक बंध कमजोर होता है, और यदि वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, कमजोर धात्विक बंध बनेगा, तो उसका टूटना भी आसान होगा। धात्विक बंध कमजोर होता है और टूटना आसान होगा, तो गलनांक व क्वथनांक तो कम होंगे ही फिर। तो कारण ध्यान रखना कि गलनांक व क्वथनांक इनके होते हैं कम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, यदि कोई आपसे पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो गलनांक व क्वथनांक बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आप बताना। साइज बढ़ रहा, देखो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। लिथियम के पास 2 कक्षा, इस पे 3, 4, 5, 6, 7, किसी भी परमाणु के पास जितनी ज़्यादा कक्षाएं होती हैं उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। तो जब ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब धात्विक बंध और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा होगा, और धात्विक बंध और भी ज़्यादा जब कमज़ोर होगा तो इसका मतलब गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे, घटेंगे। तो आप यहाँ लिख लो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, घटते हैं।
गलनांक व क्वथनांक घटते हैं। गलनांक व क्वथनांक घटते हैं क्योंकि क्या होता है बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर क्या बताया था मैंने, क्योंकि आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे क्षार धातुओं के वर्ग में तो गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि साइज बढ़ेगा। और आपको पता है साइज बढ़ेगा तो जो धात्विक बंध है वो कमजोर होता जाएगा और भी ज़्यादा। आते हैं नंबर 6 पे, छठा भौतिक गुण। अब हम सीखेंगे धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण का मतलब पता है आपको क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना या दो इलेक्ट्रॉन त्यागना, मेटेलिक करैक्टर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत, ठीक है। तो इनके अंदर धात्विक लक्षण होता है बहुत अधिक, यहाँ लिख लो आप, बहुत अधिक। धात्विक लक्षण इनमें बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसका कारण ये है कि यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि N का मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सिर्फ एक, और जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी आदत तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ही होगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत को ही तो कहते हैं धात्विक लक्षण। पर एक बात और लिख सकते हो यहाँ आप, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक, चलो ऐसे लिखते हैं, चूँकि Ne बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो इनके पास एक है, इसलिए धात्विक लक्षण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तो त्याग के ही काम चलेगा, छोड़ के ही काम चलेगा। वे क्या, कॉमन लिख देते हैं, बड़ा आकार। आपको पता है किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा आकार किनका होता है, क्षार धातुओं का, और बड़ा आकार है तो इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहरी कक्षा में है एक इलेक्ट्रॉन, इसे छोड़ना भी तो आसान हो जाएगा और भी ज़्यादा। भाई किसी भी परमाणु का जितना आकार बड़ा होगा उसकी बाहरी कक्षा नाभिक से उतनी ज़्यादा दूर होगी, और उस बाहरी कक्षा के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल कम लगेगा। तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इसे निकालना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो धात्विक लक्षण में आप लिखोगे कि इनमें धात्विक लक्षण क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनमें धात्विक लक्षण क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यूँ बताओ कि यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो बताओ धात्विक लक्षण बढ़ेगा या घटेगा। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जा रहा है इसका मतलब धात्विक लक्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, धात्विक लक्षण। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा, जिसके कारण उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़्यादा आसान होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल रहा है परमाणु उतना ही ज़्यादा धात्विक लक्षण क्या होगा, दिखाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 7, आयनन ऊर्जा। आपको पता है ना आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, भाई किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, ठीक है। बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और उसे तो ये पहले ही निकालना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत आसान होगा। इसका मतलब इनका जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो बहुत कम होगा। यहाँ लिखते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा लिख लो या आयनन विभव लिख लो, एक ही बात है। प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम। अब आपको पता है कि क्यों प्रथम आयनन ऊर्जा बहुत कम इसलिए होती है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ही है और उसे ही निकालना है।
पर यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। भाई इनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और सेकंड लास्ट कक्षा में तो 8 हैं, पूरी भरी हुई है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने के। तो यदि कोई चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो बेटे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी मैं कहूँगा यहाँ कहूँगा कि द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक। द्वितीय इनकी जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी वो बहुत अधिक होगी। द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत अधिक। द्वितीय आयनन ऊर्जा इनकी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। प्रथम आयनन ऊर्जा तो होगी कम, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो इन्हें निकालना ही था, वो बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन था। दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं थी और आप दूसरा भी निकालना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को छोड़ें। इनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब यदि कोई पूछे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो हम केवल प्रथम आयनन ऊर्जा की बात करेंगे। तो आपको पता है कि इसका साइज छोटा है लिथियम का, और फ्रेंसियम या सीजियम का साइज बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा है उसकी बाहरी कक्षा नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगी, और नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा ज़्यादा आकर्षण बल लगाया जा रहा होगा। लिथियम की बात कर रहा मैं, साइज छोटा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा, तो उसे निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जबकि हम सीजियम की जब बात करेंगे, फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव है इसलिए मैं इसकी बात नहीं करता हूँ ज़्यादातर, सीजियम की बात करेंगे। चलो, सीजियम का साइज बड़ा है। क्यों है साइज बड़ा? भाई इसके पास 2 कक्षाएं थी, इस पे 3, 4, 5, 6 कक्षाएं हैं इसके पास, सीजियम के पास। जब 6 कक्षाएं हैं तो साइज तो बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होगा, ज़्यादा दूर होगा, और ज़्यादा दूर होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण बल कम है तो इसका मतलब यह है कि उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, छठी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने उतनी मजबूती से नहीं पकड़ रखा होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहरी कक्षा का बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा भी घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ लिख लो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। कौन? आयनन ऊर्जा, या आयनन विभव कह दो, या आयनन एंथैल्पी कह दो, जिसे हमने पढ़ा था IE से। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8 पर, संयोजकता। नंबर 8 पर हम बात करेंगे संयोजकता की। संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ, अब मुझे यूँ बताओ, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहोगे कि सर जितनी भी क्षार धातुएं हैं या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन। और जब इनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो या त्याग दो। 7 इलेक्ट्रॉनों को लेना जरा मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है। तो ये क्या करेंगे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1। क्योंकि आपको पता है कि कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है उसे हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1। ठीक है, लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ लिखते हैं संयोजकता
संयोजकता हमें पता चली इनकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। और जब ये बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए, मतलब इनकी सबकी संयोजकता एक ही है, किसी भी वर्ग में संयोजकता सारे तत्वों की एक जैसी होती है। भाई एक वर्ग कोई सा भी हो, चाहे भले ही थोड़े पहले वर्ग को छोड़ दो तुम, आप दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी वर्ग है, तो उस वर्ग के सभी तत्व एक जैसी संयोजकता दिखाते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है। तो इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। 8 करने के लिए इन्हें 2 तरीके हैं इनके पास, या तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दो, छोड़ दो, बाहर निकाल दो, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। पर 7 इलेक्ट्रॉनों को लेना मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही वो बाहरी कक्षा तो हो जाएगी इनकी ख़त्म, वो तो समाप्त होगी, पर बाहरी से जो अंदर वाली कक्षा थी, जिसे आप कहते हो पेनल्टीमेट ऑर्बिट, वो तो पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी, पहले से ही भरा हुआ है। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इन्होंने निकाल दिया बाहर। और एक इलेक्ट्रॉन को निकालते ही इनके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास सोडियम है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सोडियम के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, 1 इकाई धनावेश। तो कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के पश्चात अपने ऊपर जितना आवेश प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इनके ऊपर +1 आवेश आ जाएगा, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या, जो क्षार धातुएं हैं या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1। तो ध्यान रखना इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। अब जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण पढ़ते हैं फिर। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है संयोजकता के बारे में, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ग है, उस वर्ग के सभी तत्व एक जैसी संयोजकता ही दिखाते हैं। ठीक है, सामान्य बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य। वैसे आपको पता है एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद तो हर जगह हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, पर नियम तो यही है कि किसी भी वर्ग में उपस्थित सभी तत्व एक जैसी संयोजकता दिखाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप है, हम इस समय फर्स्ट ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं, प्रथम वर्ग के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, और प्रथम वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातु या क्षारीय धातु। तो इन सब की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने का तरीका यह है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दो। और जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे, तो कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है, उसे हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो इन्होंने बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी दे दिया, तो इनकी संयोजकता 1 है। और एक इलेक्ट्रॉन को देते ही इनके ऊपर आवेश आया +1, तो इनका ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9, विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता की बात करते हैं, चलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता, या आप इसे धन विद्युतीय लक्षण भी कह सकते हो। ठीक है। देखो, इनकी विद्युत धनात्मकता होती है बहुत अधिक, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में बदल जाता है, जैसे सोडियम बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, वो माइनस यानी त्याग देगा, निकाल देगा एक इलेक्ट्रॉन को, और किस में बदल जाएगा, Na पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो कोई भी तत्व जितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन में बदल जाता है, वो तत्व उतना ही ज़्यादा धन विद्युती होता है, और हम कहते हैं कि उसकी विद्युत धनात्मकता उतनी ही क्या होती है, अधिक। तो यदि हम इनकी विद्युत धनात्मकता की बात करें क्षार धातुओं की,
तो मैं लिखूंगा कि इनकी विद्युत धनात्मकता होती है बहुत अधिक। ठीक है, इनकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब क्यों होती है बहुत अधिक, मैंने आपको बताया, लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं, चूंकि ये सरलता से, सरलता माने आसानी, सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं, सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। तो जो भी तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और धनायन में अपने आप को बदल लेगा, वो विद्युत धनात्मक है या उसके अंदर धन विद्युतीय लक्षण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इनका विद्युत धनात्मकता वाला लक्षण। अब आप यूं भी तो सोच रहे होंगे कि सर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक लक्षण बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो धातुएं हैं वे हैं Li, Na, K, Rb, Cs। यहाँ तक स्टडी करते हैं हम, फ्रेंसियम के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है। अब मुझे यूँ बताओ, यदि ऊपर से नीचे आओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल घटेगा। तो लिथियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है, जबकि सीजियम का बहुत कम मजबूती से बंधा हुआ है, क्योंकि सीजियम के पास कक्षाएं हैं 6। और जब इसका इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा हुआ है तो उसका निकलना आसान है। लिथियम के इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल है, सीजियम के इलेक्ट्रॉन का परमाणु से बाहर निकलना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए मुश्किल है, इसके लिए आसान है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा उसकी विद्युत धनात्मकता उतनी ज़्यादा होगी। तो यदि मैं पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में किसकी विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा होगी, तो आप सोचो कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ेगा? जो सबसे नीचे होगा। फ्रेंसियम की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो सीजियम तक यदि हम स्टडी करें तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ लिख लो आप, यहाँ लिखो वर्ग में ऊपर से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान होता जाएगा। ठीक है, अब नंबर 10 पे बात करेंगे हम ज्वाला परीक्षण की। ठीक है, नंबर 10 पे बात करेंगे ज्वाला परीक्षण की। ज्वाला परीक्षण, ठीक है, फ्लेम टेस्ट। तो ज्वाला परीक्षण में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो क्षार धातुएं हैं ये ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करती हैं। कैसे कैसे रंग? देखो, लिथियम जो है ना, लिथियम, सबसे पहले हम कौन से तत्व की बात करते हैं? लिथियम की। देखो सबसे ऊपर है लिथियम को यदि आप जलाओगे तो ये जो है ना लाल रंग के साथ जलेगी, लाल रंग की फ्लेम निकलेगी इसके अंदर